जो है वो समय की मांग है और वो होना ही चाहिए। आप डॉक्टर राहुल, डॉक्टर चहल जो है वो लाइफलाइन हॉस्पिटल जो कि संचालक हैं आप, और मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह बेहतर सेवाएं आप दे पा रहे हैं मरीजों को और संभावना क्या देखते हैं, क्योंकि हम संभावनाओं पर इसलिए चर्चा करते हैं कि यहाँ आने का मकसद हमारा ये रहता है कि जो भी मौजूदा स्थितियाँ हैं उनसे और कैसे बेहतर रास्ते बनाए जा सकें। पीछे जब आप पलट के देखते हैं, जहाँ से शुरुआत की थी आपने, अपने हॉस्पिटल की स्थापना की थी, कहाँ आप खड़ा पाते हैं खुद को और आगे कहाँ किस तरफ रास्ता देख रहे हैं? देखिए, बिजनौर में जब हम आए थे, शुरुआत की थी, तो बेसिक चीज़ों के लिए मेरठ भागना पड़ता था। उससे होता ये था कि जो गंभीर मरीज़ थे उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती थी, या जब वो उस संस्थान में पहुंचते थे, बड़े संस्थान में पहुंचते थे, तब उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो कोशिश हमारी यही रहती है, हमने यहाँ वेंटिलेटर्स रखे। वेंटिलेटर्स शुरू में बिजनौर में नहीं थे, बड़ी चीज़ थी वेंटिलेटर लाना। हमने 5 से 6 वेंटिलेटर हमारे हॉस्पिटल में हैं, बाकी पुलकित हॉस्पिटल हैं उसमें भी वेंटिलेटर हैं। 3-4 जगह हैं बिजनौर में जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। तो कई सारे प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसमें मरीज को वेंटिलेटर पे लेके उसका एक प्राथमिक उपचार करा जा सके, उसको हायर सेंटर पे भेजा जा सके, या यहाँ मैनेजेबल है पेशेंट तो यहाँ मैनेज करा जा सके। ये सुविधाएं बिजनौर के लिए नई थी और दिन प्रतिदिन इन सेवाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो सेवाएं कल थी वो आज नहीं है। जो आज हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे भी बेटर सुविधाएं निकट भविष्य में हम प्रोवाइड कर सकें। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी ये है क्योंकि तकनीक के साथ साथ आप जो सुविधाएं हैं उनका भी यहाँ पर बढ़ोतरी उनमें होनी चाहिए। आप चौहान जी, आपसे आना चाहूँगी। तकनीक भी आ रही है, सुविधाओं में इजाफा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर भी बनी हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि अत्याधुनिक सुविधाएं जिस अस्पताल में होती हैं वहाँ पर डॉक्टर्स नदारद पाए जाते हैं। उसे किस तरीके से आप देखते हैं और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि वो कौन से स्टेप्स होंगे जिनको इस क्षेत्र में उठा के कम से कम मरीजों को सही समय पे डॉक्टर्स वहाँ पर उपलब्ध हो सके? एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम ना डॉक्टर्स ड्यूटी शिफ्ट्स, छोटे छोटे शिफ्ट्स रख सकते हैं ताकि वर्कलोड भी ज़्यादा ना रहे और टाइम स्पैन भी कम रहे। जैसे सुबह के शिफ्ट में एक, दोपहर के शिफ्ट में एक, इवनिंग शिफ्ट में, ऐसे हम पेशेंट्स को भी लाइन अप कर सकते हैं और डॉक्टर्स भी ऐसे अपना टीम वर्क करके कर सकते हैं। इसको इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है क्योंकि राघवेंद्र जी, कई छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, खासतौर पर छोटे गांव होते हैं, ज़िले होते हैं, जहाँ पर खासतौर पर सरकारी ज़िला अस्पतालों में अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहाँ पर लंबी कतारें तो मरीजों की होती है लेकिन डॉक्टर्स नदारद पाए जाते हैं, और ये अपने आप में भयावह। एक बात जो डॉक्टर चहल ने कही कि पहले मरीज जाते थे मेरठ की तरफ, रास्ते में डेथ हो जाती थी, समय लगता था पहुँचने में। मैंने जो यहाँ देखा बिजनौर में करीब 200 छोटे बड़े अस्पताल होंगे, अंदाज़ा है मेरा लगभग जी। लेकिन कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नज़र नहीं आया जो एक छत के नीचे वो सारे ट्रीटमेंट मिल जाए या इस तरह की सुविधाएं हों। मैं डॉक्टर देसवाल साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि IMA के पदाधिकारी होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं कि अभी बहुत गुंजाइश है या बहुत काम होना है बिजनौर में, कम से कम इस तरह की सुविधाएँ हों जो मरीज़ का यकीन बढ़े, वो बड़े शहर की तरफ ना जाए, उसको यकीन हो कि हमारे शहर में ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे हॉस्पिटल हैं कि हमारा यहाँ ठीक और अच्छा इलाज होगा? डेफिनेटली राघवेंद्र जी, जैसे कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मुझे करीबन 8-9 साल यहाँ बिजनौर में हो गए हैं जब से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है जी। और मैंने ये पाया कि पहले जब हम आए थे तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। बहुत सारी ऐसी सर्जरीज थी ऑर्थोपेडिक्स में जो यहाँ नहीं होती थी, जैसे कि स्पाइन सर्जरीज हो गई या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो गई, और अब वो सारी सुविधाएं हम अपने पेशेंट्स को दे पा रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और बिगर सर्जरीज में आती हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया या स्पाइन सर्जरीज हो गई। अब रही बात कि हमारे पास टर्सरी केयर सेंटर एक ऐसा, वाकई में जो आपने बताया बहुत सही एक आप जो है एक पॉइंट आपने रखा कि टर्सरी केयर सेंटर अभी तक बिजनौर में ऐसा नहीं है जहाँ पे एक छत के नीचे सारी स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ मिल जाए। तो उसके लिए पहली बात तो ये कि हमारा जो ज़िला है, जनपद बिजनौर है, ये टायर 3 सिटी में आता है। तो आपको स्पेशलिटी तो सारी मिल ही रही हैं लेकिन वो एक छत के नीचे नहीं मिल रही, और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो भी थोड़ा सा बिजनौर में आने से कतराते हैं क्योंकि सुपर स्पेशलिटी में एक तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट महंगा हो जाता है,
पेइंग कैपेसिटी हमारे यहाँ के पेशेंट की कम है, लेकिन आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऐसे प्राइवेट वेंचर्स अगर आते हैं मिल के पार्टनरशिप में, तो ये वाकई में बिजनौर के लिए एक वरदान साबित होगा, जिसकी बहुत ही आवश्यकता भी है निकट फ्यूचर में। और ऐसा चल भी रहा है, ये इन द पाइपलाइन है भी कि कुछ प्राइवेट जो है पार्टनरशिप में कुछ लोग ये प्लान कर रहे हैं। प्लान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। रंजना, एक बात आप भी जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर या किसी भी शहर में जहाँ हम लोग जाते हैं, मौजूदा स्थितियाँ अपनी जगह हैं, इतिहास अपनी जगह होता है और संभावनाओं को हम अलग तरह से देखते हैं। उपेंद्र जी को हम शामिल करिए चर्चा में, और हम लोग ये जानना चाहेंगे आप क्या चाहते हैं कि बिजनौर में और किस तरह की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की ज़रूरत है, गुंजाइश है? देखो, सुधार तो पहले से अगर हम कंपेयर करें काफ़ी है, और सुधार एक ऐसी चीज़ है जो कभी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। ये तो डे बाय डे चलता रहेगा, होता रहेगा। अभी भी जैसे आप बात कर रहे थे, एक छत के नीचे सारे इलाज, इस तरफ लोग जा रहे हैं। जैसे हम हैं, 4 लोग डॉक्टर हैं एक हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब के यहाँ हैं, इनके यहाँ 4-5 स्पेशलिटी हैं, और नियर फ्यूचर में भी कुछ और डेवलप हो रहा है। और बिजनौर के लिए मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन हो गया है, वो मुझे लगता है 2-3 साल में उसमें भी जो है चिकित्सा सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि सही समय पर अगर सही इलाज न मिल पाए तो इन तमाम सुविधाओं का क्या फ़ायदा। डॉक्टर चाहल, आपसे जानना चाहूँगी एक बार फिर से, कोरोना की जिक्र मैं यहाँ पर इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि पहले 1 राज्य, 2 राज्य और धीरे धीरे तमाम बड़े राज्यों में कोरोना तेज़ी से पैर पसारता हुआ जा रहा है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात या फिर पंजाब या फिर तमाम ऐसे राज्य। क्या लगता है आपको, ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? क्या लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है, या फिर कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें बैकफुट पर नजर आ रहा है, या फिर राज्य सरकार वो तमाम स्कीम्स सही से लागू नहीं कर पाई, या फिर लोगों से जो पालन करवानी थी गाइडलाइंस, कहीं ना कहीं वहां पर विफलता को आप देखते हैं? ज्यादा जिम्मेदार आप इसको किसका समझते हैं? मैम देखिए, ये कोरोना का कमबैक कह सकते हैं। एक्चुअली कोई भी बीमारी होती है वो थोड़े समय के बाद अपना कमबैक करती है, कोरोना भी उसमें से अलग नहीं है। कुछ हमने प्रयास करे थे, उन प्रयासों में ढील दी गई, वो एक कारण हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपने जितने एफर्ट्स करे हैं, इतने बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन स्टार्ट करी है, ये एक सराहनीय कदम है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। और बाकी आम जनता में भी अब आप देखेंगे मास्क लगाए हुए लोग मिल जाते हैं, उनकी संख्या कम हुई है पहले से, तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हमने अपनाना थोड़ा बंद कर दिया है, थोड़े हम लापरवाह हुए हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कोरोना के कमबैक के लिए मुझे लगता है जिम्मेदार है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन शुरू हो गया, दूसरे फेज का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया। ऐसे में बिजनौर की बात अगर हम करें, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर की जा रही हैं चाहल साहब? और आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि 4000 से ज़्यादा संक्रमित यहाँ पर बिजनौर की अगर बात करें तो कोरोना के पाए गए, ऐसे में वैक्सीनेशन को क्या लगता है, एक पुशअप देने की ज़रूरत है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर जो फिलहाल स्थिति में वो चल रहा है वो ठीक है? मैम देखिए, लगभग सारे स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ वैक्सीनेशन सेकेंड फेज़ की कंप्लीट हो चुकी है, और अब जो बुज़ुर्ग हैं, डायबिटिक हैं, जो रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट हैं, उनकी भी वैक्सीनेशन यहाँ स्टार्ट कर दी गई है। वैक्सीनेशन अपने हिसाब से चलता रहेगा, मुझे ऐसे लगता है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि सारे लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन संभव नहीं है, वो फेस वाइज चलता रहेगा, लेकिन साथ के साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, मास्क लगा के चलना हुआ, जो प्राथमिक उपाय हैं कोरोना के लिए, वो हमें करते रहना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भी जब जब देश को राघवेंद्र जी संबोधित करते हैं, ये ज़रूर कहते हैं कि ढिलाई हमें नहीं बरतनी है और कढ़ाई से काम लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं, और अभी भी कहा जा रहा है कि आप 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, और फिर से एक चिंता की बात यह है कि इजाफा हो रहा है, संख्या बढ़ रही है मरीजों की। आप कुछ कहना चाहते हैं? वैक्सीनेशन के स्पीड अप की मैम बात कर रही थी, तो अभी शासन प्रशासन ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो वैक्सीनेशन तो पहले से ज़्यादा स्पीड अप हुआ ही है मैम। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तो हम लोगों को रखनी ही है। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है यहाँ पर। आप डॉक्टर संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी। और डॉक्टर संचित जो हैं वो पुलकित मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं। संचित जी, आप पहले नहीं जुड़ पाए थे, हम लोग जिन बातों पर चर्चा कर रहे थे,
उन्हीं बातों को फिर से एक बार हम आपके सामने रख रहे हैं। बिजनौर में चिकित्सा सुविधाओं की जो स्थिति है, कैसे देखते हैं आप, और आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, अभी कहाँ खुद को पाते हैं और संभावना क्या देख रहे हैं आप? थैंक यू। मुझे इस मंच पे आपने बोलने का मौका दिया। बिजनौर में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने शुरुआती टाइम से ही कोरोना में काफ़ी कंट्रोल करके रखा था। यहाँ पे टॉप हॉस्पिटल डेजिग्नेट हो गए थे जहाँ पे ट्रीटमेंट होना है। हमारा हॉस्पिटल भी L2 लेवल पे डेजिग्नेटेड है कि जिसमें हम हॉस्पिटल पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट तक दे सकते हैं। और आज के समय में टेस्टिंग अवेलेबिलिटी है और थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि टाइमली अगर हम टेस्ट को 1-2 दिन लग जाती है हमारी रिपोर्ट आने में कोरोना की, तो वहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी सी कमी है और जल्दी हमारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आएँ तो हम और पेशेंट को बेटर उसमें मैनेज कर पाएंगे। बाकी आगे चलने वाले समय में रैपिड टेस्टिंग और रैपिड उसको डिटेक्शन और उनको ट्रेसिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें ताकि हम उसका कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी ये हो जाता है। डॉक्टर चौहान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप सुविधाओं की यहाँ पर बात हो रही है और कोरोना संक्रमण चूंकि तेज़ी से पैर एक बार फिर से पसारता हुआ नजर आ रहा है, लूप होल के तौर पर कहीं ना कहीं जो सोशल गैदरिंग, जहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को अलाउ किया जाता था, अब उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वो लूप होल आप कहाँ समझते हैं? और ख़ास तौर पर पिछले 1 साल अगर हम लौट कर देखें तो क्या लगता है कि भारत आज बेहतर स्थिति में है या फिर हम मात खा गए कहीं ना कहीं? एक्चुअली क्या है, भारत बेहतर स्थिति में कोरोना से लड़ने के लिए है, लेकिन ये जो अवेयरनेस इतनी गवर्नमेंट कर रही है उसके बावजूद भी लोग पहले पिछला अपना 1 साल भूल रहे हैं कि पहले कैसे होता था। शादी में 20 लोग जा रहे हैं, 25 लोग जा रहे हैं, अब शादी में 500 लोग, 1000 लोग, अब कोई लिमिटेशन नहीं रही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का ये रोल नहीं है, हमारा भी रोल है कि हमें ध्यान रखना है। सोशल गैदरिंग भी थोड़ी कम करें तो लिमिटेड करें। ऐसा नहीं है कि अपना दिखाने के लिए हम बहुत बड़ी शादी कर रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, उससे भी होता है। अभी रिसेंटली एक गोवा का इंसिडेंस है, दमन में एक शादी में गोवा में 150 लोग गए थे, 200-250 लोग थे जिसमें 150 पॉजिटिव हैं। तो इस वजह से भी सारी दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के तौर पर ये हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी ही जिंदगी का सवाल है ये। डॉक्टर राहुल, आपसे जानना चाहूँगी, चूंकि कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर आपने काम किया, आपकी संस्था ने काम किया, आपके अस्पताल के तमाम कर्मचारियों ने काम किया, हालांकि एक बार फिर से यू टर्न कोरोना ने मारा है। अब क्या कुछ तैयारियां हैं आपके अस्पताल के तौर से, और कर्मचारी और आपका पूरा स्टाफ क्या कुछ इसमें अब योगदान दे रहा है? ये माना जा रहा है कि अब जो है वो सेकंड वेव है, जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी चल रहा है। तो हमने फेस करा पिछले कुछ टाइम में, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को ये मिला कि हमें अपने आप को कैसे हॉस्पिटल्स में कैरी करना है या क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है। हमें लिमिटेड पेशेंट्स को ऑन फ़ोन आपको उनको बुलाना है। पहले अमूमन होता था कि पेशेंट पहले आते थे और नंबर लिखवाए जाते थे, अब क्या है, पहले टेलीफोनिकली नंबर दिए जाते हैं और उसके बाद टाइम दे के उन्हें बुलाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा पीछे एक स्टेप रहा जो हमने फॉलो करा। प्लस बाकी जैसे हम हॉस्पिटल को टाइम टू टाइम सैनिटाइज कर रहे हैं और हमारा सारा स्टाफ अब यूज़ टू हो गया है। N95 मास्क वो पहनते हैं हॉस्पिटल्स में जब भी कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं या पेशेंट से कांटेक्ट में आ रहे हैं, और वही सारे प्रिकॉशन हमें आगे भी कैरी करने पड़ेंगे अगले 1-1.5 साल तक, क्योंकि लास्ट टाइम आज से 1 शताब्दी पूर्व जब स्वाइन फ्लू आया था तब भी ये प्रकोप 2-2.5 साल चला था। तो अब भी यही माना जा रहा है कि ये सेकंड वेव है, और जैसे ही सेकंड वेव ख़त्म होगी तो चीज़ें बहुत अच्छी सुधरेंगी और अच्छा समय आएगा। सेकंड वेव खत्म होने की आपने बात की। डॉक्टर पुलकित मित्तल जी, डॉक्टर संचित मित्तल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनके मन में एक डर है या सहमे हुए हैं वैक्सीनेशन को लेके। 2-3 दिन जो लक्षण दिखते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, हल्का बुखार है, और लेकिन लोग डरे हुए हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बयानबाजी जो हुई है उसकी तो बात नहीं करूंगा कि लोगों ने भ्रम फैलाया है, वैक्सीनेशन पर भी राजनीतिक बयानबाजी की। बतौर एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल, एक संस्था के तौर पर आप क्या मानते हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे कि किस तरह वो जुड़ें इस प्रक्रिया से, और आपके हॉस्पिटल की भूमिका क्या होगी? इसमें मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस से रहा है कि जब गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन करवाया तो एक चैलेंज हमारे सामने ये आया कि हमारा स्टाफ भी विलिंग नहीं था कई बार वैक्सीनेशन जाने के लिए। तो उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि टू लीड बाय एग्जांपल, हमने सबसे पहले उनके सामने जाके वैक्सीनेशन करवाया। जब उन्हें लगा कि हाँ डॉक्टर साहब करवा रहे हैं तो हम लोग भी करवा सकते हैं।
तो इसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए कि भाई हेल्थ केयर वर्कर्स, हम सारा पूरा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, सब स्टाफ वैक्सीनेटेड हैं, वी आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जनता को भी यही समझना चाहिए कि भाई डॉक्टर्स तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन समझते हैं, हर चीज़ के जानते हैं, वो जब वैक्सीनेट करा रहे हैं तो बाकी जनता को भी उसी राह पे चलते हुए वैक्सीनेशन करानी है कि अल्टीमेटली इंडिया जैसे कंट्री में हम लोग वैक्सीनेशन से ही बच सकते हैं और कोई राह नहीं है। कितनी भी हम लिमिटेशन कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, बट वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे दैट कैन सेव द कंट्री फ्रॉम। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सावधानी अपनी जगह है और ये प्रक्रिया का अपनाना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर चहल, आप क्या कहना चाहेंगे वैक्सीनेशन पर ही, क्योंकि हम ज़्यादातर बातचीत करना चाहते हैं, वो दौर भी चल रहा है और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव भी बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, वैक्सीनेशन के बिना इस लड़ाई से हम जीत नहीं सकते। डॉक्टर्स ने, बिजनौर के ऑलमोस्ट हर डॉक्टर ने जाके वैक्सीनेशन कराया है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट रहे हैं, वरना सभी स्वस्थ हैं। तो ये एक प्रमाण है कि जो हम डॉक्टर्स लगवा सकते हैं, जिनको सारे साइड इफ़ेक्ट पता होते हैं, उसके बाद भी हम स्वस्थ हैं, तो आम जनता को इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए, सरकार की मदद करनी चाहिए। और एक ये जो महामारी चल रही है, इसको हमें अच्छे से सामना करके इसको हराना है। और हराने के लिए हमारे पास जो यंत्र है वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, ये सब अलग हैं, लेकिन जो मेन यंत्र है वो वैक्सीनेशन ही है। तो वैक्सीनेशन को सीरियसली लेना चाहिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना इंडियन वाली में, और जो ऑक्सफोर्ड वाली कोविशील्ड है उसमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी तक जितनी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट, लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, समझाना ज़रूरी है। और इसका हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीनेशन करवा ली है। सभी नेताओं ने लगभग वैक्सीनेशन में अब धीरे धीरे जा रहे हैं, और डॉक्टर्स तो ऑलमोस्ट इंडिया के सभी डॉक्टर्स को वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि इसके साइड इफ़ेक्ट कम हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा है। बिल्कुल, वक्त वक्त पर हम भी कोशिश करते हैं कि अपने मंच के जरिए अपने दर्शकों तक इस बात को पहुंचा पाएं कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सेफ है और वैक्सीन भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं एक बार फिर से उपेंद्र जी लौटकर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पर आना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ ये मंच ऐसा है जहाँ पर बड़ी तादाद में दर्शक इस वक्त आपको सुन और देख रहे होंगे। उन्हें ये जानने को मिलेगा कि बिजनौर में भी ये नई तकनीक है, और अगर लोग इसको इस्तेमाल के लिए आना चाहते हैं तो किस तरीके से प्रोसेस क्या होता है, अप्रोच किस तरीके से वो करें। बिजनौर में ये तकनीक कोई नई नहीं है। लगभग 20 से 25 साल हो गए लोग यहाँ लेप्रोस्कोपी करते हुए, और अभी लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं लेप्रोस्कोपी के लिए। पहले जो हमारे पेशेंट आते थे कि डॉक्टर साहब हमें ऑपरेट कराना है, पेट खुलवा के ऑपरेशन कराना है, अब हमें उन्हें समझाया। कभी शुरू में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, कभी यूट्यूब पे दिखाना, कभी दोनों में कंपैरिजन करना, ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। आज वही लोग हैं जो दूसरे लोगों को मोटिवेट करके लाते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए। जो तमाम सुविधाओं की इसके लिए आवश्यकता होती है टेक्निक के लिए, क्या वो बिजनौर में पूरी तरीके से उपलब्ध है? लेप्रोस्कोपी अपने आप में एक काफ़ी वास्ट फील्ड है। अब डिपेंड करता है आप किस ऑर्गन की सर्जरी करना चाहते हैं। कुछ है जैसे आजकल थायराइड भी एंडोस्कोपिक, नॉट लेप्रोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक होने लगा है। न्यूरो सर्जरी में बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज होने लगी हैं। सारे ऑपरेशन पॉसिबल हैं एंडोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक के साथ, एक्सेप्ट सिजेरियन। वो शायद फ्यूचर में भी कभी लेप्रोस्कोपिकली ना हो। जी बिल्कुल, तमाम सुविधाएं उपलब्ध ज़रूर हैं, लेकिन लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है कि सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता। अब डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से बात लगातार कोरोना की हो रही है, हम बात वैक्सीनेशन की भी कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। उस दौर में भी, आज से 1 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब भी जब लोगों को कोरोना का सी भी नहीं पता था, लेकिन आज जब लोग डाइट को लेकर अवेयर है, कोरोना के डूज एंड डोंट्स को लेकर अवेयर है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आज भी भ्रम बना हुआ है। जागरूकता के लिहाज से आपकी संस्था इसके लिए क्या कुछ कर रही है, उसको लेकर जानकारी अगर आप और एक सवाल इसी में ये कि संस्था की भूमिका पर तो आप रोशनी डालिए ही, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर आपकी अपनी क्या भूमिका है, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। सबसे पहले राघवेंद्र जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन खुद से बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं कोरोना के इन्फेक्शन पे के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी सर्जरीज जो होती हैं उसमें एरोजोल जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे कि अभी लास्ट 1-1.5 साल में
कोरोना वॉरियर्स, जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स है, लगभग 700 से 800 कोरोना वॉरियर्स हमारे जो हैं शहीद हुए हैं। और उसमें से वन ऑफ द फर्स्ट जो शहीद होने वाले थे वो एक साउथ के ऑर्थोपेडिक सर्जन ही थे। तो सबसे पहले तो हमारा ये रहता है कि हमें अपनी प्रिकॉशन लेनी है, अपने स्टाफ की प्रिकॉशन लेनी है और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए RT-PCR टेस्ट, अगर हम बड़ी सर्जरीज के लिए जा रहे हैं तो हमें RT-PCR टेस्ट कराना है, और कोई ऐसी सर्जरीज हैं जिसमें समय कम लग रहा है तो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा के और फिर हम कैरी ऑन कर सकते हैं। और रही बात जागरूकता की, तो डेफिनेटली ये तो जब हम अभी बताया डॉक्टर अशोक चहल ने कि हम लोग जब खुद एज अ डॉक्टर सबसे पहले हमने वैक्सीन लगवाई है और हमें सारे साइड इफ़ेक्ट्स पता हैं, उसके बावजूद भी हम लगवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ को जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और हमें अपने रिसर्चर्स पर, जिन्होंने इतनी जल्दी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक हो गए, इन्होंने इतनी जल्दी हमें दो बहुत अच्छी वैक्सीन दी, और मेरे ख्याल से शायद 1-2 वैक्सीन और पाइपलाइन में है जो जल्दी ही आने वाली हैं। और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ये वैक्सीन बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब हम लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा सकते हैं तो ये तो फिर भी जो है मस्ट है। और जबकि हम जानते हैं कि हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट जो रेगुलरली वैक्सीन लगती हैं, पोलियो वैक्सीन हो गई या मीजल्स की होगी बच्चों में, अगर हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हम बुक में पढ़ते हैं अगर वो बताने लगेंगे तो शायद कोई लगवाए भी ना। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं, और रिएक्शन तो एक टैबलेट का भी हो सकता है, ये तो फिर भी वैक्सीन है। तो इसका जितने भी अभी तक हम लोगों ने लगवाई है वैक्सीन, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज सच कोई उससे डरने की बात नहीं है, और ये बहुत सेफ वैक्सीन है। और आने वाले समय में यही एक हमारे लिए कोरोना से कवच साबित होगा। और हमारे IMA के प्लेटफॉर्म से भी ये बार बार NGOs के माध्यम से या मीडिया कर्मियों के माध्यम से या फिर हमारे जो प्रेस में हम रिलीज़ करवाते हैं, हमने होर्डिंग्स भी कई बार लगवाए हैं कि जो है वैक्सीन लगवाइएगा। जब ये वैक्सीन ड्राइव चालू हुई थी तो CMO साहब ने हमसे आग्रह किया था कि आप जो है एक हमारा बहुत बड़ा शक्ति चौराहा, वहाँ पे हमने होर्डिंग लगवाने का प्रयास करा था। तो वहाँ पे हमारा होर्डिंग था, और हमने ये अपने हॉस्पिटल्स में भी हमने वैक्सीन के एडवर्टीजमेंट लगवा रखे हैं कि ये पता चले पब्लिक को कि ये बहुत सेफ है और निहायत ही ज़रूरी भी है। बिल्कुल, और सारी बात लौट घूमकर जागरूकता पर आ जाती है कि किस तरह हम सावधानी बरतें और किस तरह हम सजग रहें। डॉक्टर चौहान, हम लोग चूँकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस कार्यक्रम का और बहुत सारे लोग आपको देख रहे सुन रहे हैं, आप भी क्या कहना चाहेंगे इस भ्रम को लेकर कि दूर हो और वैक्सीनेशन से लोग जुड़ें, यकीन करें और कहीं ना कहीं अपना उस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं जो बहुत ज़रूरी है। इससे अब चूँकि सेकंड वेव की बात हो रही है, ये अभी देखिए, सबसे पहले वैक्सीनेशन कोरोना वॉरियर्स ने लगाई, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए। तो हमें पब्लिक को ही समझ जाना चाहिए वैक्सीनेशन सेफ़ है। और वैक्सीनेशन आज से नहीं, वैक्सीनेशन तो पिछले 50-100 साल से चल रहा है। तो छोटे छोटे सब तरीके के वैक्सीनेशन है, हर एक में किसी में फीवर आता है, किसी में रैश आता है, तो ये कॉमन सी चीज़ है। तो 1000 लोगों में 1-2 लोगों को अगर कोई छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी तरीके के माध्यमों से थोड़ा हमें भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। और अगर हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो हमें अपनी फैमिली में और आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि वैक्सीनेशन सेफ़ है। और इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन ही एक हमारे पास एक कवच है जो इससे हम बच सकते हैं। रंजना, पुलकित हॉस्पिटल है, डॉक्टर संचित मित्तल जी बैठे हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि अस्पताल के कैंपस के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी व्यवस्था हो, गौशाला की भी व्यवस्था हो, और मंदिर भी आप बनवा रहे हैं जिसका प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति प्रतिष्ठा जल्दी होगी। वो इशारा करता है कि समाज सेवा से भी जुड़ाव है आपका। और ये जो दौर है, तो बतौर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हुए, डॉक्टर तो हैं ही आप, एक संस्था के तौर पर अस्पताल की और आपकी अपनी भूमिका है, उसमें आप कैसे देखते हैं कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से और किस तरह की कोशिश करनी चाहिए और क्या करना चाहते हैं? जैसे हम जब पेशेंट देखते हैं, जैसे हम पेट के पेशेंट्स देखते हैं, तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन करी जा रही है कि लाइफस्टाइल इलनेस बहुत ज़्यादा क्रिपिन हो जा रही है। जिस तरह का हमारा रहन सहन, खान पीन, टेंशन, लाइफस्टाइल है, उस वजह से हेडेक्स, पेट बार बार ख़राब होना और आंतों की अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सोचते हुए हमारा फिर हमने देखा कि भाई क्या हम खा रहे हैं, कितनी पेस्टिसाइड हमारे खाने में जा रही हैं, कितनी फर्टिलाइज़र हमारे खाने में जा रही हैं।
ये हमारा बिजनौर गंगा किनारे आता है, तो योगी जी ने अपनी ड्राइव में भी आए थे। यहाँ पे जितने भी गंगा किनारे के शहर हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोशन योगी जी ने किया है। तो ये सब सोचते हुए कि एज अ रिस्पॉन्सिबल कराना पड़ेगा कि फूड की क्या महत्वता है, कि कैसे पेस्टिसाइड फूड और वो हमें लेना है। तो ये सोचते हुए एक पहल में कि और फार्मिंग को बताई जाए कैसे करनी है, कैसे खाना है। और मंदिर बनवाने का वो है, वो एक मानसिक शांति भी लोगों को चाहिए अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ और स्ट्रेसफुल लाइफ से। तो वो हमारे पिताजी का इच्छा थी, हमारे गुरुदेव की आज्ञा थी, जिस हिसाब से हम करते हैं। क्योंकि बिल्कुल, मरीज आते हैं साथ में, उनके तीमारदार भी आते हैं, तो कम से कम ऐसा माहौल मिले कि जिनकी चिंता कुछ कम हो आपके कैंपस जी में आके। डॉक्टर चौहान से मैं सवाल लेना चाहूँगी। स्किन स्पेशलिस्ट हैं सर आप। त्वचा को लेकर अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं और त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसको लेकर व्यक्ति सोचता है कि कोई बहुत अच्छे डॉक्टर या बहुत अच्छे अस्पताल में जाकर आप कंसल्ट करें, लेकिन वो व्यक्ति, वो आम व्यक्ति जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए बिजनौर में त्वचा संबंधी बीमारियों को लेकर क्या कुछ सुविधाएं हैं? हमारी त्वचा बिजनौर में और भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, चर्म रोग वाले हैं, सभी के पास मशीन्स हैं, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। बस हम पेशेंट को कॉस्ट उसकी कम कर सकते हैं। जैसे हम दिल्ली, एनसीआर, मेट्रोज़ में जाते हैं तो हमें हाई चार्ज पे करना होता है। यहाँ हमारे पास इंफ्रा कॉस्ट भी कम लगती है, लेकिन मशीन कॉस्ट तो सेम ही रहती है, तो हम उसको चार्जेस मिनिमम प्रॉफिट पे उसके ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो तमाम ट्रीटमेंट्स होते हैं और जितना मैं समझती हूँ ख़ासतौर पर युवाओं को स्किन डिजीजेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। फिर वो केमिकल पीलिंग हो गई या फिर माइक्रो निडलिंग हो गई या फिर लेज़र ट्रीटमेंट्स हो गए, जिनकी कीमत आसमान छूती हुई सी आज की तारीख में नज़र आ रही है। क्या उसको बेहतर करने की दिशा में आने वाले समय में कोई काम किया जाएगा? एक्चुअली होता क्या है, ये सारे ट्रीटमेंट्स एक नॉर्मल कॉस्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है। अगर वो सपोज़ दिल्ली में है तो उसको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, स्टाफ की सैलरी ज़्यादा है, तो हमारे छोटे शहरों में भी हम ये सारी सुविधाएं लाके और उसको पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। मेन मिनिमम प्रॉफिट पे हम काम करेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भी सभी तरीके की सुविधाएँ हैं जो एनसीआर और मेट्रोज़ में होती हैं, वो सारी ट्रीटमेंट्स ही हैं। टैबलेट और ट्रीटमेंट और ट्यूब्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है जनरली ना। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है क्योंकि तमाम सुविधाएं तो दी जाती हैं लोगों को, लेकिन कीमत कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत मेजर रोल भी यहाँ पर प्ले करती है। और एक बार फिर से कोरोना को लेकर जो तमाम तैयारियां बिजनौर में की गई हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर आप सभी डॉक्टर्स ने और आपके अस्पतालों ने, आपके स्टाफ ने जो आज तक काम किया है और अभी भी जो जारी है, वो अपने आप में वाकई तारीफ़ काबिल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है एक आम व्यक्ति के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझना, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स तो अपना काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन एक आम व्यक्ति के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी, क्योंकि रेस अभी खत्म नहीं हुई है, जंग हमने अभी जीती नहीं है। हाँ, फतह के करीब हम जरूर हैं और वैक्सीनेशन उसमें एक बहुत